हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ये लेटर जो है वो वायरल हो रहा है। कल की डेट का लेटर है। पहले इसके बारे में बता दूं, यूपी टीजीटी की डेट के पोस्टपोन होने के विषय में है ये। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको देखो, वैसे तो आप लोग अधिकतर ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे से जाकर ये चीज़ें पता करके आ गए हो। मुझे क्या बताना है वो ये बताना है। इस लेटर में ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश जो है उपर्युक्त विषय आयोग द्वारा प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग की लिखित परीक्षा 14 और 15 मई को, ये लिखा है 14 और 15 मई को आपके जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराया जाना प्रस्तावित था, किंतु आयोग द्वारा उक्त आयोजित की जाने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। तो मैं ये नहीं कहने आई हूँ कि ये पेपर पोस्टपोन हो गया। पहली बात, जो लेटर आया है, जो पहला लेटर था, उसमें आप सभी को पता है कि जो भाई वो जो डेट थी वो 20 और 21 जुलाई थी। तो आज 9 तारीख को, आज 10 तारीख है, 9 तारीख को वो क्यों जो है 14 और 15 डेट लिखकर करेंगे? तो ये एक लूप होल है इसमें। अब या तो भाई बिल्कुल ही अलग ही तरीके के उसमें मूड में बैठे रहते हैं और कहीं से भी कुछ भी निकाल देते हैं, वो वाली बात हुई। तो बात ये है कि जब तक इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं होती, तब तक आप लोग अपना दिमाग ना खराब करें। हाँ, मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस दिन ये 20 और 21 जुलाई आई थी, मेरे हस्बैंड ने उसी दिन मुझसे ये पूछा था कि शिवरात्रि कब की है? तो मैंने ये बताया था कि शिवरात्रि जो है वो 23 जुलाई की है। तो इन्होंने ये कहा था कि अगर शिवरात्रि 23 जुलाई की है तो भई काँवड़ जो है वो ऑल ओवर यूपी में अगर काँवड़ नहीं भी होता है, तो मोस्टली जगह पे काँवड़ का वो रहता ही है। 8 से 10 दिन तक चीज़ें बंद होती हैं और लास्ट के 3-4 दिन तक तो पूरा बंद रहता है। और उसमें लोगों के आने-जाने हर चीज़ में प्रॉब्लम होती हैं। तो 20 और 21 जुलाई को होना बहुत ही चांसेस कम है। ये इन्होंने कहा था कि लेकिन आज ये है कि देखिए 20-21 जुलाई को होना इसीलिए इसके चांसेस कम है क्योंकि 23 जुलाई को शिवरात्रि है और कांवड़ का सभी को पता है कि क्या हाल रहता है कांवड़ के दिनों में। भई इतने सारे कांवड़िया आते हैं, सारी चीज़ें बंद करी जाती हैं, व्यवस्था करी जाती है। स्कूल्स जो हैं वो बेसिकली कांवड़ियों के रुकने का जो है वो बनाए जाते हैं, रुकने के प्लेस बनाए जाते हैं। तो वो उस समय तो पेपर होना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो आया है, अब आप ये बताइए सभी को पता है कि 14 और 15 मई की परीक्षा आगे ट्रांसफ़र हो मतलब आगे जो है वो आगे पहुँच गई है। तो 9 तारीख को 14-15 मई के रेफ़रेंस में क्यों बात की जाएगी? तो इसीलिए जब तक इस न्यूज़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, हो सकता है जुलाई में 21-22 जुलाई ना होकर 30-31 हो जाए। तो इतना जो है वो मत करिए। देखिए मुझे मालूम है कि जो लोग वाक़ई में तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत-बहुत दुखी होते हैं। कितने स्टूडेंट्स जो हैं, कितनी जो मेरी बहनें हैं वो अ, घर से दूर रह रही हैं, लाइब्रेरी जॉइन कर रखी है, हॉस्टल में रूम लेके रह रहे हैं, मायके आके पढ़ रहे हैं। क्योंकि भई कई बार हो जाता है पारिवारिक स्थिति इस तरीके की हो जाती है, इतना काम रहता है, नहीं पढ़ पाते हैं। उनको लगता है कि चलो यार अब पेपर हो जाएगा, जो पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं, एक प्रेशर रहता है। एक मतलब अभी पेपर नहीं हुआ है, लेकिन वही होती है ना लोगों को पिन चुभोने की आदत, पढ़ते ही रहते हैं, पेपर तो हो नहीं रहा है। मुझे पता है वो किस पीड़ा से गुज़र रहे हैं, वो पीड़ा मैं महसूस कर सकती हूँ। 2021 के अलावा आज तक कभी ये एग्ज़ाम्स टाइम पे नहीं हुए। सिर्फ़ 2021 का एग्ज़ाम था कि मार्च में जो है वो फॉर्म आए और उसमें अगस्त में पेपर हुआ, अक्टूबर में रिज़ल्ट आया, दिसंबर में हमारी जॉइनिंग भी हो गई। तो इसके अलावा और कोई पेपर कभी टाइम से नहीं हुआ। देखिए बहुत टफ़ समय है, मैं समझ सकती हूँ जो लोग रूम लेके रह रहे हैं, पिछले जहाँ-जहाँ तैयारी कर रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, एक रूम में कई-कई सारे सारे लोग रहते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हर बार अपने घरवालों को ये बताना कि पेपर पोस्टपोन हो गया है, हमें कुछ समय और रहना पड़ेगा। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। लेकिन ये समय देखिए बहुत मुश्किल समय है। वही चीज़ है कि जाके पैर ना पड़ी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, वही वाली चीज़ है
कि जो इस स्थिति से गुजरा नहीं वो शायद इस चीज़ को समझ नहीं सकता, लेकिन मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ। और मैं कोई और वो ना कहते हुए फिर भी आप लोगों से एक चीज़ कहूँगी कि आप माना चीज़ें बहुत है, देयर इज़ ऑलवेज़ अ सिल्वर लाइनिंग इवन इन द डार्केस्ट क्लाउड। तो ये चीज़ को सोचते हुए केवल ये सोचिए कि शायद इसमें भी हमारा भला है। मे द बेस्ट विन, वही चीज़ सोचिए, अपनी तैयारी, अपने पथ से विचलित मत होइए और पेपर ये होगा, ज़रूर होगा। और जिनके लिए ऊपर वाले ने लिख दिया है ना कि तुम्हारा होना है, अगर वो इस समय अपना कर्म नहीं करेंगे ना, तो भाग्य भी आपका साथ तब देता है जब आप कर्म करते हैं। केवल भाग्यवादी होकर नहीं बैठा जाता है। तो ठीक है, चीज़ें ऑड हो गई हैं और चीज़ें हैं। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मैम युद्ध की वजह से क्या चीज़ें हो गई। देखिए, आपको पता होगा अभी न्यूज़ में आया है कि कंप्लीट सीज़फायर के लिए वो हो गया है। तो युद्ध की वजह से और चीज़ नहीं है। हाँ, जब कभी किसी देश में माहौल ख़राब होता है, उससे चीज़ों पे असर पड़ता है। बट इस चीज़ का एग्ज़ाम से कोई लेना-देना नहीं है। किसी भी तरीके की और किसी अफ़वाह में मत आइए। सबसे पहले इस लेटर की ऑथेंटिसिटी पे मुझको यकीन नहीं है, क्योंकि 9-14 तारीख के लिए जो ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है, उसके लिए क्यों वो लेटर देंगे? लेट इट डिक्लेयर ऑफ़िशियली, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। हाँ, लेकिन ये मैं आपको बताई, हो सकता है ये एग्ज़ाम जुलाई में 1 हफ़्ता आगे चला जाए, हफ़्ता 10 दिन आगे चला जाए, क्योंकि उस समय पेपर तो करवाना मुश्किल है। लेकिन अभी इस चीज़ पे और परेशान तो देखिए आप होंगे। मैं ये कहूँ आपसे कि परेशान मत होइए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि परेशान आप होंगे, आपको बहुत जो व्यक्ति इस स्थिति में है, वो ये समझ सकता है कि मैं उसका फीलिंग बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। तो मैं कहीं से कहीं तक भी ये नहीं कहूँगी कि परेशान मत होइए, उम्मीद मत, लेकिन ये कहूँगी उम्मीद मत छोड़िए। अगर आपने आपकी उम्मीद टूट गई ना, तो इंसान टूट जाता है। तो बस उम्मीद बनाए रखिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन मत पढ़िए, लेकिन 5वें दिन से फिर पढ़िए, दुगने जोश के साथ पढ़िए, क्योंकि जो चीज़ होनी है वो होनी ही है आपके लिए। अगर ये चीज़ आप आज अपने लक्ष्य से हट जाएँगे, तो चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे ज़रा-सा भी अगर आप फ़ील करते हैं कि आप मुझ पे विश्वास करते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरी बातों से आप पे के जीवन में कुछ कुछ 0.1% भी असर पड़ता है, तो बस इतना कहना चाहूँगी, हैव फेथ ऑन हैव फेथ ऑलमाइटी पे, भगवान पे विश्वास रखिए, जिस पर भी आपको मानते हैं, उस पर विश्वास रखिए और अपनी तैयारी को मत छोड़िए। बस इतना मैं कहना चाहूँगी और कुछ नहीं। मैं तो आज अपना पीजीटी का यूट्यूब का वो तैयार करके आई थी, तो वही मैं उसको कर कि भई देखो, पीजीटी की डेट का कुछ नहीं आया है कि पीजीटी की डेट आगे हो रही है, और पीजीटी का पेपर 18-19 जून को होना निश्चित हुआ है। तो भई वो होगा भी। तो इसीलिए मैं तो अपना पीजीटी का तैयार कर रही थी, तभी मुझे जो है ये सूचना मिली। मैंने कहा ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो इसलिए भी देखते हैं। तो भाई जो लोग केवल टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अब जा सकते हैं, और जो पीजीटी का पढ़ रहे हैं, वो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि सिर्फ़ यही सी चीज़ बता के और अपना कोर्स बेच के चल दूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस पीजीटी के लिए आई थी, और इसमें बीच में मैंने ये चीज़ बता दी है। तो चलो अब आगे मैं आज यूपी पीजीटी का जो सीरीज़ का है, वो सेकंड जो है वो लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। ग्रामर और लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं। यूपी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, 18-19 जून को है। और मैं आप लोगों से कहूँगी, मेरा एक यूपी पीजीटी का ये प्रैक्टिस बैच है, स्कोपम प्रैक्टिस बैच। तो इसके में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लोग तैयारी जिनकी ठीक-ठाक है, उनके लिए ये बैच हेल्पफुल हो सकता है, होगा भी। इसमें केवल क्वेश्चन पे ये है, तो इसके में सारे क्वेश्चन पेपर आंसर की सब पीडीएफ में है। इसमें लाइव क्लास चलती है, और इसमें ना वन लाइनर नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जो है ना एग्जाम टाइम में जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स होते हैं, तो ये स्कोपम प्रैक्टिस बैच है। और इसके अलावा आप लोग और भी देखना चाहे तो देख सकते हैं।
तो और इसके अलावा हमारे फुल बैचेस तो हैं ही। अब मैं आप लोगों को यूपी पीजीटी का पेनेशिया सीरीज यूपी पीजीटी की स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला जो है वो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है। भाई देखो, बिल्कुल भी परेशान होकर और वैसे नहीं है, खुश होकर जो है, मैं ये नहीं कहूँगी खुश होकर, मगर जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनका तो अगले महीने पेपर है और टीजीटी वालों का भी होगा। बिल्कुल भी ये ना ऊपर वाले से अपना विश्वास ना हिलने दे, होगा, बिल्कुल होगा। आपका जो संघर्ष है वो जरूर रंग लाएगा। आप जरूर जो है वो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बनेंगे और उसके लिए वैसे ही सोचिए। एक पॉजिटिव सोच होना बहुत जरूरी है। कई बार होता क्या है कि हमारी नेगेटिविटी का फायदा, जब हम डर जाते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो उसका फायदा कोई और उठा के ले जाता है। तो बस इतना सोचते हुए क्वेश्चन देखिएगा। सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड with the poor crooked scythe and spade, name the figure of speech। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। सेप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन एंड इन द डस्ट भी। देखिए, अभी मेरे को जो स्टूडेंट्स है ना, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, इनको लगता है मेरे को कुछ नहीं पता चलता। देखिए यहां पर ये जो वर्ड्स हैं ये किसके लिए यूज किए गए हैं? ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज करे गए हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? नेम चेंज कर दिया गया है। सो द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटोनमी। ठीक है, मेटोनमी। अगर आज आप इस सेशन को ना चाहते हुए भी ध्यान से देख लेते हैं तो आप अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं और आप बिल्कुल लंबी रेस के घोड़े जो हैं वो साबित होंगे। स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स, एपॉस्ट्रफी, एपिग्राम, मेटोनमी या सिमिली। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़े तो समझेंगे कि इंसान को बोलना जो है, जो उसको स्पीच दी गई, अभिव्यक्ति जो दी गई, वो जिससे कि वो अपने विचारों को छिपा सके। बेसिकली ये पैराडॉक्स है। तो इसका जो एग्जैक्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो पैराडॉक्स है, लेकिन वो इसमें नहीं है। तो इसीलिए हम इसमें जो है मानेंगे एपिग्राम, क्योंकि मोस्टली जो एपिग्राम्स होते हैं, जो हर जो एपिग्राम है वो पैराडॉक्स होता है, मगर हर पैराडॉक्स एपिग्राम हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि पैराडॉक्स का मतलब ही होता है कि जिसमें एक ऊपर से सतही देखने में चीज को मतलब जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, मगर उसमें एक सत्य छिपा होता है। Shelley quotes the following lines in his poem Alaska from the good die first and they whose hearts are dry as summer dust burn to the socket। तो ये कहाँ से जो है उन्होंने लिया है? वर्ड्सवर्थ्स द एक्सकर्शन, शेक्सपियर्स हैमलेट, होमर्स इलियड या वर्जिल्स एनियड। तो ये जो है ये लाइन अलास्टर, जो कि अलास्टर जिसका जो सबटाइटल है वो है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, और ये जो लाइन है ये वाली ये ली गई है वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्शन। एक्सकर्शन की बुक सेकंड से ली गई है। ये वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही ज़्यादा एक एम्बिशियस वर्क था, दैट रिक्लूज उसका पार्ट थे। प्रिल्यूड और एक्सकर्शन, रिक्लूज तो कभी पूरा हुआ ही नहीं। देर बाद अब मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को, देखो फिर भेज दिया मुझे। In which essay we come to know of Lamb's unsuccessful love affair with Alice Winterton, whose actual name was N. Simons. Old benchers of the inner temple, imperfect sympathies, चिमनी स्वीपर्स या ड्रीम चिल्ड्रन। अगर आपने लैम्ब के बारे में आप जानते हैं, चार्ल्स लैम्ब जो प्रिंस अमंग एसेइस्ट कहे जाते हैं, चार्ल्स लैम्ब जिनको जो है वो शेक्सपियर के प्लेस के बारे में उन्होंने ये कहा था कि शेक्सपियर के प्लेस ना, मतलब एक्टर्स कैन नॉट प्रेजेंट दोज फीलिंग्स जो शेक्सपियर ने लिखी हैं, बट द लेयर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्टेड। और ये चार्ल्स लैम्ब जो है ना, इनके एसेज में आपको ह्यूमर और पैथोस का अमेलगमेशन देखने को मिलता है। और इन्होंने जो ड्रीम चिल्ड्रन है, अ रेवरी, एक दिवा स्वप्न जिसमें दो बच्चे हैं जो असली नहीं है, इसमें उन्होंने अपने लव अफेयर के बारे में बताया। ही कुड नॉट गेट मैरिड थ्रू आउट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ हिज सिस्टर।
Which work was described by Keats as a feverish attempt rather than a deed accomplished? Endymion, Hyperion, The Eve of St. Agnes, none of these. तो आप लोगों को पता है कि जिस वर्क के लिए कीट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था और वो वर्क था एंडीमियन, जो कि एक ब्रेन सिक शैफर्ड प्रिंस था और जिसमें ये 4 बुक्स हैं, 4000 लाइन्स हैं इसमें। और इसके लिए कीट्स को बहुत ज़्यादा जो है हतोत्साहित किया गया था। उनको ये कहा गया था कि इज़ नॉट मेंट फॉर पोइट्री, बट जो है उन्होंने कंपोज करी हैं। तो ये बेचारे कीट्स भी जो हैं वो बहुत परेशान हो गए थे। होएगा, ये कोई भी परेशान होगा। एक तो बेचारे ने पता नहीं कुछ कुछ लोगों के पीछे जरूर। इसकी एक बहुत फेमस लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। 1818 में ये पोएम पब्लिश की गई थी और ये पोएम एंडीमियन जो है ये चैटरटन, थॉमस चैटरटन को डेडिकेट करी है कीट्स ने। इट इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन और ये जो है इट इज़ रिटन इन हीरोइक कपलेट। ये पोएम जो है वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, माना कि आज आप लोगों का थोड़ा सा जो है वो थोड़ा क्या काफ़ी दिमाग जो है परेशान होगा, लेकिन जो मैंने कहा है प्लीज़ उसको समझिएगा। इट डील्स विद द ग्रीक मिथ ऑफ द लव ऑफ सिंथिया फॉर एंडीमियन। सिंथिया मून गॉडेस है और एंडीमियन एक ग्रीक यूथ है। और इसकी लाइन तो मैंने आपको बताई कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर। The question of women's right and her sphere had been agitating the minds of men for a long time. Tennyson expressed his views on it in The Princess, Maud, Tears Idle Tears या Sweet and Low। तो ये आप लोगों को भी पता है कि कौन सी पोएम है, ये प्रिंसेस है। प्रिंसेस ये एक उनकी नैरेटिव पोएम है, कहानी कहती हुई पोएम है। ये 1847 में पब्लिश हुई थी। इट्स अ प्ली फॉर विमेन एजुकेशन और ये कहानी है एक प्रिंसेस की जो एक विमेन यूनिवर्सिटी बनाती हैं। प्रिंसेस का नाम है इडा और वो जो हैं इसमें बेसिकली वो जब एक विमेन यूनिवर्सिटी बनाती हैं जहाँ पर बॉयज़ आर नॉट अलाउड। और इस पोएम में एक प्रोलॉग भी है, कंक्लूजन भी है और ये विमेन की हायर एजुकेशन को के बारे में कहती है, हालांकि इन सैटारिकल वे। What is known today as the Idyls of the King began in 1842 with the poem Morted Arthur, which is the last poem of the Idyls। तो ये आइडल्स ऑफ द किंग टेनिसन की 12 पोएम्स की एक सीरीज है किंग आर्थर और उनके नाइट्स पर। और ये जो है ये टेमोस मेलोरी की बुक मोटेड आर्थर पर जो है वो आधारित है। और इसमें से विच इज़ द लास्ट पोएम ऑफ आइडल्स, तो विच इज़ द लास्ट पोएम ऑफ आइडल्स इसमें पूछा गया है। ईएस, बैलेन, विवियन, इलेन, ये पूछा गया है। तो एक मिनट में आपको इस पोएम का पूरा जो है वो कच्चा चिट्ठा बता दूं। लास्ट पब्लिश पोएम जो है वो है बैलेन एंड बैलन, बैलेन एंड बैलन। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बता दूं, 1859 से 85 के बीच में ये पब्लिश हुई है। और फर्स्ट सेट में जो है वो आए हैं, फर्स्ट सेट ऑफ आइडल्स में है एनिड, विवियन, इलेड एंड गिनेवर। और एनिड को लेटर डिवाइड कर दिया गया था द मैरिज ऑफ गैरेंट एंड गैरेंट एंड एनिड। और गिनेवर को भी एक्सपेंड कर दिया गया था। होली ग्रेल एंड अदर पोएम्स अपीयर 10 years later। द लास्ट टूर्नामेंट वॉज पब्लिश इन कंटेम्प्रेरी रिव्यू इन 1871। Gareth and Linnet was published the following year। The final idyll बैलिन एंड बैलन जो है वो पब्लिश हुआ था इन टायरसेस एंड अदर पोएम्स इन 1885। ठीक है, तो ये जो है बैलिन एंड बैलन 1885 में पब्लिश हुआ था।
The following lines are taken from the land's sharp features seem to be the century's corpse outlet. The hollow man, the darkling thrush, the second coming, because I could not stop for death. तो ये जो लाइन है ना, द लैंड शार्प फीचर्स सीम टू बी, ये थॉमस हार्डी की पोयम है, दैट इज द डार्कलिंग थ्रश। ये पोयम है हार्डी की। हार्डी जो कि एक मिलियोरिस्ट कहलाते हैं। हाँ, मिलियोरिस्ट का मतलब होता है, जो हार्डी अपने आप को पेसिमिस्ट नहीं कहते थे, वो मिलियोरिस्ट कहते थे। उनका मानना यह था कि दुनिया को अपने प्रयासों से जीने लायक बनाया जा सकता है। कल मेरे स्टूडेंट्स मुझे मिलियोरिस्ट ही कह रहे थे। About which novel of his own Hardy remarked a war between flesh and spirit. ये हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत जो है और एंड एज अ पोएट किया, और एक नॉवल लिखने के बाद वो इतना ज़्यादा जो है जिसे कहना चाहिए टारगेट पे आ गए थे कि जिस बुक की कॉपीज को जलाया गया था, और उन्होंने उसके बाद ही वाज सो डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने नॉवेल्स लिखना ही छोड़ दिया था। और इसी के लिए उन्होंने कहा है war between flesh and spirit, and that is Jude the Obscure. That is Jude the Obscure. In Matthew Arnold's Culture and Anarchy, the term Philistine is used for. आपको अगर मैथ्यू आर्नल्ड के इस वर्क के बारे में पता हो तो उन्होंने ना कल्चर एंड अनार्की में जो वर्ड्स यूज करे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहूंगी। अब पता मुझे कि आप सुनना नहीं चाह रहे हो, मगर मेरा काम है बताना, तो मैं बताती रहती हूँ, ठीक है, क्योंकि कभी तो काम आएगा। तो कल्चर एंड अनार्की के बारे में जो मैं आप लोगों को बता रही थी, कल्चर एंड अनार्की जो है ये कलेक्शन ऑफ एसेज है। तो आर्नल्ड ने इसमें क्या करा है, सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। बारबेरियंस, फिलिस्तीन्स एंड पॉपुलेस। तो इनको जो है उन्होंने पूरी इंग्लिश सोसाइटी को 3 पार्ट्स में, बारबेरियंस जो हैं वो हाई क्लास को कहा है, फिलिस्तीन्स मिडिल क्लास को कहा है। देखिए ऐसे है, द इंग्लिश एरिस्टोक्रेटिक क्लास को बारबेरियंस कहा है, मिडिल क्लास को फिलिस्तीन्स कहा है, और जो वर्किंग क्लास है उसे पॉपुलेस कहा है। तो 1 to ABC, और ये यहाँ पर जो है ये ABC इस यहाँ से है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास बारबेरियन, और मिडिल क्लास फिलिस्तीन्स, और पॉपुलेस जो है वो वर्किंग क्लास है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है ये इसमें उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो जिनसे उम्मीद है कुछ करने की वो फिलिस्तीन्स हैं। तो फिलिस्तीन जो यूज हुआ है इंग्लिश मिडिल क्लास के लिए, और वर्किंग क्लास के लिए यूज हुआ है पॉपुलेस, और एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लिए बारबेरियंस। Which novel of Anand describes the pathetic plight of the laborers in Assam tea plantation and full of satire against British capitalism? The Village, Seven Summers, Two Leaves and a But, The Road. देखिए जो आनंद का जो नॉवल, बेसिकली आनंद को प्रोपेगेंडिस्ट कहा जाता है, लेकिन आनंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो मार्जिनलाइज की प्लाइट को वो लेकर आए थे, मतलब उसको उन्होंने बताया था ही, उनके अंदर ये एक हिम्मत थी कि वो ये चीज बता सके। तो किस में बताया है उन्होंने? टू लीव्स एंड अ बट, जो उनका नॉवल है जिसमें उन्होंने आसाम टी प्लांटेशन के बारे में बताया है, वो है टू लीव्स एंड अ ब्लड, टू लीव्स एंड अ बड। Who among these is called a homespun philosopher? आर्नल्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राजा राव या वॉल्ट व्हिटमैन? होमस्पन फिलोसफर कहा जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, और जिनका जो है एक बेसिकली जो माना जाता है वो इनकी वेस्ट रनिंग ब्रुक पोएम के लिए, और ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को होमस्पन फिलोसफर कहा जाता है। अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दो ही वन पुलिट्जर मेनी टाइम्स बट ही कुडंट विन नोबल। From which poem of Whitman are the following lines taken? O powerful western fallen star, O shades of night, O moody, tearful night. O captain, my captain, when lilacs last in the dooryard bloom, crossing Brooklyn ferry and none of these. तो ये जो लाइन है ये उनकी, ये भी एक एलिजी है, और दैट इज when lilacs last in the dooryard bloomed. ये भी उनकी एक एलिजी है। अब ये कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है। द गार्डन इन ये गार्डन्स है एक्चुअली, इसमें एस नहीं लगा हुआ है।
क्योंकि आर आ रहा है। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटिफुल देन दैट इन मैसूर, दीज ऑफ मैसूर या दोज ऑफ मैसूर। तो भैया देखो गार्डन्स की तुलना गार्डन्स से करेंगे तो हम लिखेंगे द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटिफुल देन द गार्डन्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे द गार्डन्स ऑफ। अब है क्या कि यहाँ पर गार्डन्स जो है ना उसको आपको प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट करना है, तो कैसे कर दोगे, दोज ऑफ से, क्योंकि जो चीज दूर होती है उसके लिए दोज करेंगे और ऑफ लगा रहेगा, तो क्या आएगा, दोज ऑफ मैसूर। तो आंसर हुआ आपका 14 का डी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, टू सीइंग यू, टू हैव सीन। तो इसमें गलती क्या करते हैं कि यहाँ टू सी लगा देते हैं, क्योंकि इसे ये मानते हैं कि ये एक इन्फिनेटिव है। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है और सीइंग जो है वो जेरेंड है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, तो यहाँ पर ये जेरेंड यूज किया गया और यही इसका आंसर है। The book contains many dash quotations, marital, ambitious, biblical या ulterior। तो बुक में बहुत सारी जो हैं वो कौन सी कोटेशन है, बिब्लिकल कोट्स है, यानी कि बाइबल से कोट्स जो हैं वो ली गई हैं। कोट्स कहाँ से ली गई हैं, बाइबल से। बिब्लिकल मतलब बाइबल। समथिंग सर्टेनली फेल इन, आई हर्ड अ स्प्लैश। यहाँ पर आपको कंजंक्शन भरना है, बट एंड फॉर नन। तो देखिए यहाँ पे कुछ गिरा क्योंकि मुझे छपक की आवाज आई। अब यहाँ क्योंकि जो है आप बिकॉज नहीं लगा सकते, बिकॉज तब लगाते हैं व्हेन द रीजन इज अननोन। तो भाई छपक की आवाज आई है तो कुछ गिरा ही होगा, तो रीजन अननोन नहीं है। तो जब एडिशनल जानकारी देते हैं तो कंजंक्शन लगाते हैं फॉर, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आएगा सी। पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज देन ही एक्चुअली हैव। तो इसका जो है एक्चुअली मतलब एक्चुअली डज हैव, डज बीच में लगाना चाहिए था मुझे, तब ये है। तो पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज देन ही एक्चुअली डज हैव, तो ये है क्षैतिज शॉल्टन, जो जिनको इतनी नॉलेज होती नहीं है बट दे प्रिटेंड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड अदर पीपल, जो अकेले रहते हैं, दूसरों की कंपनी अवॉइड करते हैं। हिपी, मेलकंटेंट, रेक्लूज या फास्टिडियस। तो भाई देखो इसमें है, इसका आंसर है रेक्लूज, जो दीन दुनिया से अलग रहते हैं। हिपी और मेलकंटेंट का आपको मीनिंग पता होगा। फास्टिडियस का मतलब होता है कि वन हु पिक्स होल इन एवरीथिंग, जो हर चीज में कमी निकालते हैं। वन हु इज वेरी हार्ड टू प्लीज। part of a government which is concerned with making of rules। तो देखिए इसमें ब्लास्फेमी, लेजिस्लेचर, एम्फीबियन या पोलियंड्री। तो इसमें जो ये वर्ड्स हैं, अगर आप जब वोकैब को तैयार करते हैं तो बेटर ये रहता है कि जो चारों वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ब्लास्फेमी, स्पीकिंग अगेंस्ट बाइबल। लेजिस्लेचर है इसका जो सही जवाब है, लेजिस्लेचर है वो गवर्नमेंट जो कि लॉ बनाती है। पीपल बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास, बॉर्जिस, असाइलम, ऑब्सलीट या विरागो। तो भैया देखो जो लोग भाई मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं उन्हें बॉर्जिस कहा जाता है, बॉर्जिस। सिनोनिम ऑफ सार्डनिक, सार्डनिक जो वर्ड है उसका मतलब है जो सिरदर्द कर दे, एक ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा बिटर, बहुत ही ज्यादा स्कॉर्नफुल। एक सार्डोनिक पर्सन उसे कहते हैं जो हर किसी को बहुत ही ज्यादा मतलब नफरत की दृष्टि से देखे। द आंसर इज ए। ही सेड हाउ क्रूअल ऑफ हिम, इसका आपको इनडायरेक्ट नरेशन देना है। तो अब जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, ही सेड दैट इट वाज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, तो यह आएगा। यहाँ पर आपको बेसिकली अगर यहाँ पर क्रूअल होता तो ये भी ठीक था, ए भी, लेकिन वो क्रूएल्टी लिखा हुआ है। रिटॉर्टेड का मतलब होता है जो एक हास्यास्पद जवाब देने का है, तो यहाँ पे ही रिमार्क्ड दैट इट वाज वेरी क्रूअल। अब इसमें जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा देखना होता है कि बी और सी एक से हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपका मीनिंग जो है वो थोड़ा सा हो जाता है कि क्या जो है वो सही होना चाहिए, तो आपको तभी जो है वो चीज़ें पता चलती हैं। और रिटॉर्टेड जो है बेसिकली अगर हम ये कहें क्विकली रिप्लाई करने को, मैंने कहा ना एकदम से जवाब देने का है, तो यहाँ पे रिमार्क जो है वो सही रहेगा। अगर यहाँ पर
क्रुएल्टी ना होता तो ए वाला सही था। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पहले आप देख लीजिए। ये आपके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में इसमें है कनिंग, और इसमें देखिए 25th में बिसीज। कनिंग मतलब बहुत ही चालाक, चतुर, और चतुर तो नहीं कहेंगे, बहुत ही क्लेवर को बोला जाएगा, बहुत ही ज़्यादा धूर्त जिसे कहते हैं। और बिसीज का दैट इज BESIEGE, बिसीज, ठीक है, दैट इज बिसीज। और ये वही वाला IE वाला जो है, एक बार मैंने आपको बताया भी था शायद, BESIEG, किसी को घेरा डाल लेना, घेरा डाल लेने को कहते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि जो मैंने आपको बात समझाई है आप उसे याद रखेंगे, और बाकी और कुछ नहीं कहना है, हिम्मत बनाए रखिए बस।